हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी एंड होप करता हूँ यार सारे ही अच्छे हो गए। सो गाइज आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हमारी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर। इस बुक में हमारे 275 से 285 तक हमारा जितना भी सिलेबस था वो हटा दिया गया है और रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे आज। सो हमारे इसका चैप्टर का नाम भी चेंज हुआ है। पहले था कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, तो क्योंकि कंट्री साइड वाला पार्ट हटा दिया गया है जिसमें डेक्कन रूट्स वगैरह थे, राइट्स सॉरी, सो वो सब पार्ट हटा दिया गया है। तो सिर्फ क्या बचा है चैप्टर का नाम, कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी। एंड रूरल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम किन के बारे में जानेंगे, जोतेदार्स के बारे में जानेंगे, पहाड़ियास के बारे में जानेंगे, सांथाल्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। अब हमारा जो ये चैप्टर है ये मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, या हम बोल सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है। इसमें बेसिकली अगर हमें जानना है तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले का क्या हुआ था, जस्ट पहले, वो इस चैप्टर में हमको पता लगेगा। चलिए देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन में आके सेटअप नहीं हो गई थी इंडिया में, बल्कि इसने बहुत ज़्यादा टाइम तक सिर्फ ट्रेडिंग की थी इंडिया के साथ। इसका कोई इंटेंशन नहीं था रूल करने का। बट इनका कहीं ना कहीं इन्होंने जब इंडिया को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने पाया कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे जयचंद हैं। आई मीन टू से जयचंद से क्या मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं और वो एक दूसरे को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। तो ये जब नेचर ब्रिटिशर्स ने ऑब्जर्व किया तो जाहिर सी बात है, अगर दो लोग को लड़वाने से आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप अपना फ़ायदा आप क्यों नहीं करवाओगे। वही काम ब्रिटिशर्स ने किया, आपस में इंडिया से इंडियंस को लड़वा दिया, राजा से उन लोगों को लालच दे दिया, जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे ऑक्यूपाई करने लगे इंडिया का पार्ट। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडिंग कंपनी थी वो एक रूल करने लगी, उसने अपना रूल सेटअप कर लिया इंडिया में। इसके अलावा लॉ ऑफ द लैंड। अब हम जानेंगे कि 1857 में तो इसके बाद से तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, बट उसके पहले लॉ ऑफ द लैंड मीन्स इंडिया का जो भी लॉ होता था वो कैसे डील करता था। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम लोग के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है हमें वो फॉलो करना है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। सो हमें पहले का लॉ ऑफ द लैंड भी पता चलेगा इस चैप्टर में। इसके अलावा हम जानेंगे सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। अब सोर्सेज तो बहुत ज़रूरी हैं, हमें सोर्सेज कैसे पता मिले, मींस अगर कोई लॉ ऑफ द लैंड सेटअप हुआ है, वहाँ का ट्रेडिंग कैसी थी, वहाँ के लोग अपना सर्वाइवल कैसे करते थे, ये सब हमको कैसे पता चलेगा अगर हमारे पास सोर्सेज नहीं होंगे। सो सोर्सेज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वे टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। सो हमें सोर्सेज पता चलेंगे और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या डिशिफर करने में प्रॉब्लम्स हुई थी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को। अब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो भी हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसमें घालमेल होता है। वो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस टूट जाते हैं, वेदर इतना चेंज होता है तो वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर बहुत ब्लरी साइट होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कई बार सोर्सेज को रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्टली हम जानेंगे हमारे जोतेदार्स, पहाड़ियाज एंड सांथाल्स के बारे में। ये कौन कौन लोग होते थे और ये क्या क्या करते थे अमंग द लैंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बंगाल एंड द जमींदार्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बंगाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है कि कॉलोनियलिज्म सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, बंगाल में हुआ था। सो इसीलिए जो भी कॉलोनियलिज्म आया या जो भी रूरल सोसाइटीज़ बनी या जहाँ जहाँ पर भी रूल हुआ वो पहले बंगाल में हुआ। यहाँ पे देखते हैं, एज वी नो colonial rule was first established in Bengal. Let us see what happened in Bengal in early years of company rule. मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्ली रूल के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे रूल हुआ, देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं एन ऑक्शन इन बर्धमान और प्रेजेंट डे बर्धमान। ये कहाँ पे है? प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल के एरिया में। चलिए देखते हैं एन ऑक्शन इन बर्धमान मीन्स, इसकी मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ
कि 1973 में एक परमानेंट सेटलमेंट आया था। ये कौन लाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी, क्योंकि वहाँ पे कंपनी रूल इस्टेब्लिश हो गया था वेस्ट बंगाल में। बर्दवान के जितने भी एरियाज थे, स्टेट एरियाज, वो क्या किए गए थे? ऑक्शन किए गए थे। ऑक्शन क्यों करना पड़ा था? क्योंकि जितने भी एरियाज थे उसमें बोल दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स होंगे या ज़मींदार्स होंगे उनको एक मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट सेट कर दिया गया था और वो देना पड़ता था कंपलसरी। बाकी ज़मींदार्स कितना भी लें और कितना भी अपना प्रॉफिट अर्न करें, बट एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट दे हैड टू गिव टू द कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको कंपनी को देना पड़ता था एक स्पेसिफिक अमाउंट। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग, बर्दवान के जो राजा थे, वो बहुत ज़्यादा लोन में आ गए, क्योंकि वो इतना अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाते थे किसानों से या पीजेंट से, और उनको देना परमानेंट पड़ता ही था। तो जिसकी वजह से क्या होता था? ऑक्शन करवा दिया जाता था उनकी लैंड को, क्योंकि लैंड तो बहुत रहती थी राजा के पास, तो लैंड ऑक्शन करवा दी जाती थी। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। वो क्या? कि जो लैंड होती थी वो राजा के लोग ही आते थे, वो ऑक्शन में बिडिंग होती थी। आपने सुना होगा नीलामी प्रॉपर्टी की होती है, डिफरेंट एंटीक चीज़ों की होती है, वैसे ही नीलामी या फिर बिडिंग ऑक्शन रखवाते थे। और उसमें राजा के ही जो खास खास लोग होते थे, आप बोल सकते हैं मंत्री वगैरह होते थे या राजा के परिवार के लोग होते थे, वही ऑक्शन में आके हाईएस्ट बिड लगाते थे और वो उसको एक्वायर कर लेते थे प्रॉपर्टी, जिससे कंपनी को लॉस हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई राजा के पास पहले भी थी और बिडिंग के बाद भी राजा के पास आ गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये चला था आफ्टर हमारा परमानेंट सेटलमेंट। तो यही ऑक्शन की बात एक स्टोरी के रूप में रखी गई है हमारी बुक में। अब देखते हैं। इन 1979 देयर वाज अ बिग ऑक्शन इन बर्दवान। It was a big event. A number of महल estates were held by राजा of बर्दवान were being sold. तो राजा के जितने भी महल्स थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी, वो सोल्ड करनी पड़ रही थी ड्यू टू ऑक्शन। और ऑक्शन में कौन लोग जाते थे उसे खरीदने? राजा के ही लोग। तो कंपनी का उसमें क्या हो जाता था? लॉस हो जाता था। As a permanent settlement had come into operation in 1973, East India Company had fixed the revenue that each zamindar had to pay, regardless of whatever sum of amount they are collecting from the peasants. They had to provide a minimum specific sum of amount to the कंपनी। मीन्स इससे मतलब नहीं है कि वो कितना किसानों से कलेक्ट कर पा रहे हैं रेवेन्यू अपने पास, या ज़्यादा कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, उससे मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि उनको कंपनी को एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट देना पड़ता था हर साल। इसके अलावा न्यूमरस परचेजर्स केम टू एन ऑक्शन एंड द स्टेट्स वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। तो जैसा मैंने बताया कि हाईएस्ट जो बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा नीलामी की बोली बोलेगा, उसी के नाम प्रॉपर्टी कर दी जाती है। लास्टली ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वॉज फिक्शिशियस। फिक्शियस मतलब फिक्शन मूवीज आप देखते हैं ना, वो रियल नहीं होती हैं। आयरन मैन हो गई, बैटमैन हो गई, स्पाइडरमैन हो गई, दे डोंट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। सिमिलरली दीज ऑक्शंस वर फिक्शियस। मीन्स जो भी स्टेट या स्टेक होती थी, स्टेक होल्डर्स होते थे, वो फेक होते थे, वो राजा के ही लोग होते थे और वो प्रॉपर्टी जाके एक्वायर करके राजा के ही नाम कर देते थे। ये हमारा था एन ऑक्शन एट बर्दवान। आपको अच्छे से समझ में आ गया है। Our next topic is the problem of unpaid revenue. Means ये अनपेड रेवेन्यू की प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को फेस करनी पड़ती थी। क्यों फेस करनी पड़ती थी? और इसी के रिगार्डिंग में ही परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स लेके आए थे। अब ऐसा होता था कि ज़मींदार्स होते थे उस समय पे, आपने सुन रखा होगा, तो ज़मींदार्स बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि 400 विलेजेस उनके अंडर में आते थे। तो क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे ट्रेड करती थी, तो उसके बदले में एक पर्टिकुलर सम वो मांग करते थे ब्रिटिशर्स कि हमें मिले। बट ज़मींदार्स कई बार बोल देते थे कि हम फेमाइन आ गया है या ड्रॉट पड़ गया है, जिसकी वजह से हम आपको पे नहीं कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन निकालते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या ले आए? परमानेंट सेटलमेंट। बट उससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। आपने लास्ट टॉपिक में देखा बर्दवान ऑक्शन में कि क्या होता था कि राजाज या जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो अपने ही लोगों को भेजकर लैंड जो ऑक्शन होती थी उसमें हाईएस्ट बिडिंग करवा के वो लैंड एक्वायर कर लेते थे। तो इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता था और अनपेड रेवेन्यू की समस्या बनी हुई थी। चलिए जानते हैं इस टॉपिक में, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
So the estate of Bardhaman Raj were not the only ones sold during the closing year of 18th century. मीन्स जो हमने बर्दवान वाला एग्जाम्पल पढ़ा वो सिर्फ इकलौता केस नहीं था, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स थे जिनको ऑक्शन किया जा रहा था, बट प्रॉब्लम वही सेम थी कि वहाँ पे जो ज़मींदार थे वो अपने लोग भेज देते थे ऑक्शन में और वो हाईएस्ट बिडिंग करके लैंड एक्वायर कर लेते थे. एंड एज वी हैव सीन दैट 95% ऑफ द सेल्स वर फिक्शियस, मीन्स अपने ही लोगों को भेजना और फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडिंग करवा के वही अपनी ही लैंड फिर से खुद ले लेना, तो ये क्या है, एक फिक्शन है. इसके अलावा देखेंगे ओवर 75% ऑफ द जमींदारी चेंज हैंड आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट. पर ऐसा नहीं कि परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल ही बेकार थी, इसका बहुत इफेक्ट हुआ. ओवर 75% ऑफ द जमींदारी चेंज हैंड आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट. कई जमींदारी चेंज हो गई. क्यों? जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सम आपको ब्रिटिशर्स को देना है तो फिर देना है, और आप कितना कलेक्ट करते हैं इससे ब्रिटिशर्स को अब मैटर नहीं है. वरना पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स फार्मर से कलेक्ट करते थे पर्टिकुलर सम अमाउंट, तो कई बार ड्रॉट पड़ जाता था या सूखा पड़ जाता था, फेमाइन हो जाता था, तो फार्मर्स उनको नहीं दे पाते थे, पीजेंट्स उनको नहीं दे पाते थे, जिससे ब्रिटिशर्स का नुकसान हो जाता था. इसके अलावा देखेंगे इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. बंगाल जीतने के बाद वो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वही परमानेंट सेटलमेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि रिजॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम. कौन सी प्रॉब्लम? इन्हीं सब की जो मैंने आपको भी बताए. लास्टली देखेंगे जमींदार्स हैड सेवरल विलेजेस समटाइम मोर देन 400 अंडर देम. इन कंपनी कैलकुलेशन विलेजेस विद इन वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट. मीन्स अब आप देखिए जमींदार के पास कितनी कितनी लैंड होती थी, 400 से ज़्यादा विलेजेस होते थे, और जो इन कंपनी कैलकुलेशन वन विलेजेस विद इन वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट. जमींदारी के अंदर एक रेवेन्यू स्टेट होता था, तो उनको देना पड़ता था पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट. अब आप सोचिए कितनी सारी जमींदारीज होंगी, तो कितना ज़्यादा बर्डन पड़ जाता होगा जमींदार के ऊपर और ब्रिटिशर्स के ऊपर उनसे लेने में पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट. तो जिसकी वजह से परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, बट स्टिल अनपेड रेवेन्यू की समस्या आ रही थी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज. इसके अलावा हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स. मीन्स जमींदार जो होते थे वो पेमेंट क्यों नहीं कर पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को. भाई उनके पास तो इतना पैसा है, इतनी लैंड है, फिर भी उनको ट्रबल क्यों होता था? चलिए जानते हैं इस टॉपिक में. द रीजंस फॉर द फेलियर वर वेरियस. पहला, फर्स्ट इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई. It was felt that if the demand was fixed for all time, the company wouldn't be able to claim the increased prices. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही प्राइसेस बहुत हाई रख दिए परमानेंट सेटलमेंट में, जिसकी हमने बात करी थी. तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट देना पड़ता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जमींदार्स को. और जमींदार किससे पैसा लेते थे? रियॉर्ड्स से लेते थे. रियॉर्ड्स मतलब पीजेंट्स और फार्मर्स से. सो अब जब पीजेंट्स और फार्मर्स से वो उतना ही पैसा ले सकते हैं जितना पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है, बट उनको भी उतना ही स्पेसिफाई अमाउंट देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को. पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जमींदार को प्रॉब्लम हो गई. क्यों? उन्होंने क्यों बढ़ाया कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ जाता है इन फ्यूचर तो जमींदार का प्रॉफिट है, बट नहीं बढ़ता है तो नुकसान भी तो है. तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई जमींदार के साथ कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो उनको लॉस में जाना पड़ रहा था. सेकेंड, दिस वॉज हाई डिमांड was imposed in 1970, a time when the agricultural prices were depressed, making it difficult for the right to pay their dues to zamindars. अब 1970s के दौरान क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल जो था वो डिप्रेस्ड हो गया, मींस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ. तो लीडिंग टू दैट जो रेट्स थे वो जमींदार को अपना ड्यू अमाउंट नहीं पे कर पाए. जमींदार उनको लोन देते थे और उनको लोन रीपे बैक करना पड़ता था विद ब्याज ऐड करना पड़ता था, बट वो अपना सम ऑफ अमाउंट भी नहीं दे पा रहे थे जमींदार को. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर डिप्रेस था, मींस एग्रीकल्चर उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दिया था 1970s के दौरान पे, नहीं दे रहा था.
जिसकी वजह से जमींदार के पास पैसा नहीं आ रहा था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पा रहे थे और डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट में, मीन्स पेमेंट नहीं पूरी कर पा रहे थे। थर्ड देखेंगे, सनसेट लॉ वॉज द मेजर प्रॉब्लम। अब सनसेट लॉ क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग में सनसेट के बाद पेमेंट अगर दी आपने तो आपकी पेमेंट नहीं मानी जाएगी और आपकी लैंड ऑक्शन कर दी जाएगी। आपको सनसेट के पहले ही पेमेंट करनी है ब्रिटिशर्स को। सो इस लॉ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मान लीजिए अगर रेऑट्स डिले कर रहे हैं पेमेंट देने में, तो आपके पास पेमेंट नहीं आ रही है, मतलब मान लीजिए मैं ज़मींदार हूँ और मुझे रेऑट्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं टाइम पे, तो मैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे पाऊँगा जब मेरे पास खुद ही पैसा नहीं होगा। अब यही प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से सनसेट लॉ की वजह से ये लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे थे पेमेंट में या पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। फोर्थ देखेंगे, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर्स ऑफ जमींदार। हाँ, तो फोर्थ क्या है कि जमींदारी सिस्टम ने क्या कर दिया था, परमानेंट सेटलमेंट ने क्या कर दिया था, इनिशियली बहुत लिमिट कर दिया था जमींदार की पावर को कि स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट ही ये ले सकते हैं रियॉट से। अब जब इतना कम अमाउंट वो राइट से लेंगे रियॉट से, तो क्या होगा, वो पे कैसे कर पाएंगे और वो डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे या लोन नहीं पे कर पाएंगे, या जितना सम ऑफ अमाउंट एक्सपेक्टेड है उतना ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाएंगे। पर ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती थी? कई बार इसके अलावा और प्रॉब्लम्स भी आती थी, जैसे कि जो रायट्स होते थे वो जानबूझ के पेमेंट नहीं करते थे ताकि जो ज़मींदार है उसकी लैंड चली जाए और वो बाहर हो जाए इस खेल से। देखेंगे, समटाइम्स रेऑट्स डेलिबरेटली डिलेज द पेमेंट एज, और क्यों डिले करते थे? क्योंकि जो ज़मींदार होते थे वो शहर में रहते थे और जो रायट्स होते थे वो गांव में रहते थे, तो उनको ये लगता था कि हम गांव में रहते हैं, स्टिल बाहर के आदमी हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसी भावना की वजह से वो कई बार डिले करते थे और जिसका खामियाजा ज़मींदार को भुगतना पड़ता था। और जो जोतेदार होते थे और मंडल्स होते थे, ये कौन होते थे? ये रिच पीजेंट्स होते थे, या हम बोल सकते हैं जो रेऑट्स में रिच लोग हो जाते थे, जो लैंड ओनर्स बन जाते थे खुद में ही, विलेज के अंदर होते थे ये लोग, पावरफुल लोग। तो ये लोग खुश होते थे कि जमींदार की लैंड चली जा रही है उनके हाथों से, तो इनको खुशी मिलती थी उससे, और वो लैंड इनके पास आ जा रही है, इनको वो अधिकार मिल जा रहा है। तो इस वजह से डेलिबरेटली डिले होती थी पेमेंट में, जिसका खामियाजा जमींदार को भुगतना पड़ता था और जमींदार को डिफॉल्ट कर जाते थे पेमेंट में, पेमेंट नहीं पे बैक कर पाते थे। अब आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे हम, द राइज ऑफ जोतेदार्स। जोतेदार्स कौन होते थे? मैंने लास्ट टॉपिक में आपको अभी इंट्रोड्यूस किया कि जोतेदार्स वर द रिच सेक्शन ऑफ विलेज, मीन्स विलेज के जो रिच पीपल होते थे, हम बोल सकते हैं मनी लेंडर्स। वो लोग क्या करते थे, पीजेंट्स को, रेऑट्स को, जो काम जमींदार का था वही जोतेदार्स भी करने लग रहे थे। क्या कि वो मनी लेंड कर दिया करते थे और बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्याज लेते थे उनसे। अब जब ब्याज कम लेंगे तो जो पीजेंट्स होंगे या जो रेऑट्स होंगे वो जमींदार से क्यों लोन लेंगे, वो तो जोतेदार के पास जाएंगे ना। तो यही होने लगा, जिसकी वजह से जो जमींदार से उनको लॉसेस बियर करने पड़ रहे थे। चलिए देखते हैं। By the early 19th century, जोतेदार्स acquired a wide range of land and started controlling local trade. लोकल ट्रेड कंट्रोल करने लगे बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, जैसे कि मनी लेंडिंग मैंने आपको बताया। सेकेंड, द पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन जमींदार। जो जोतेदार की पावर थी वो जमींदार से ज़्यादा क्यों होगी, ये आप गेस कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि वो लोग विलेज में ही रहते थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी विलेज के रिगार्डिंग कि किस पीजेंट्स को क्या ज़रूरत है, तो हम उसको पूरी कर सकते हैं और उससे हम पैसा या टैक्स वसूल कर सकते हैं। इतनी नॉलेज ज़मींदार को नहीं होती थी क्योंकि वो आउटसाइड द विलेज रहा करते थे। अब हम बात करें, अगर हमारे पर्टिकुलर जो स्टेट है या फिर हम स्टेट से भी अंदर जाएं, तो हमारी जो सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये किसको पता होगा? ये हमारे लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको पता होगा, बीजेपी को या मोदी जी को नहीं पता होगा। सिमिलरली जो विलेज की जो आम रोज़मर्रा की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो जोतेदार ज़्यादा अच्छे से समझते थे और वो विलेजर्स की हेल्प करने लग रहे थे। थर्ड,
Unlike zamindars who lived in urban areas, jotedars were located in village and exercised direct control over poor villagers. इसके अलावा they fiercely resisted the effort of zamindars to increase जामा. ये जामा क्या होता है? ये रेवेन्यू डिमांड्स थी जो कि जमींदार्स करते थे किससे? किसानों से, मींस रियायत से. तो इन्होंने उसको भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया. तो जामा मतलब रेवेन्यू डिमांड. इसके अलावा जोतेदार्स वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल. मींस नॉर्थ बंगाल की अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक ही है बंगाल्स एंड द जमींदार्स. सो इसमें जोतेदार्स की पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और द कॉन्टिनेंट. तो अब जब हमने देखा कि किस तरह से ज़मींदार्स होते थे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट ब्रिटिशर्स को देते थे. अब जब ये काम कोई और करने लगेगा तो वो क्या करेंगे? वो डेप्थ में चले जाएंगे. उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो देंगे कैसे? और वो डेप्थ में चले गए, इसलिए उनकी सिग्निफिकेंस कम होने लगी. और जो जोतेदार्स थे उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ने लगी और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल होते गए. इनको डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से भी बुलाया जाता था. लाइक इन सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड एज हावलदार्स, वाइल इन सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड घंटीदार्स और मंडल्स. इसके अलावा देयर राइज हैज वीकेंड द जमींदारी सिस्टम. जोतेदार की राइज की वजह से जमींदारी सिस्टम वीक पड़ गया और जोतेदार इन्फ्लुएंशियल हो गए. अब गाइज इस टॉपिक के हमारे 2 सब टॉपिक और बचे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम कवर करेंगे हमारे पार्ट बी में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. एंड आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.